गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड, किसने कहा आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ। तो ये कॉलेज ने बोला था। कॉलेज ने कहा था कि मैं अगर नोटिस करूँ, मतलब मैं रियलाइज़ करूँ तो मुझ में खुद हैमलेट की छाप है। अच्छा, हैमलेट बहुत ही इनडिसाइसिव था। वो डिसीजन नहीं ले पाता राइट टाइम पे, तो वही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम भी तो हैमलेट की जैसे हैं ना, हम में भी तो हैमलेट की छाप है। हम भी कभी कभी राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो बस हमें स्टेटमेंट याद रखना है कि किसने बोला है, कॉलेज ने बोला है। ओके, द क्रिटिक हु प्रिफर्ड शेक्सपियर कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने प्रेफर की हैं, पसंद की हैं शेक्सपियर की कॉमेडी को कंपेरिजन टू ट्रेजेडीज, मतलब ट्रेजेडी से ज़्यादा कॉमेडीज़ को पसंद किया है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा ये स्टेटमेंट। अच्छा, एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट और है कॉमेडी के बारे में, जॉन रस्किन का। जॉन रस्किन ने बोला था शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइन एंड नो हीरोज। शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल क्या है, हीरोइन है, हीरोज़ नहीं है। मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी हीरोइन को दी गई है, उनके रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, ऐसा बोला था। और याद रखेंगे शेक्सपियर की कॉमेडी से ज़्यादा ट्रेजेडी किसने पसंद की थी, डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, ए लॉन्ग पोएम, एक जो लॉन्ग पोएम होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका, ऑफ शॉर्ट पोएम, छोटी कविताओं का। हु हैज़ हैड द अबव ओपिनियन, ये ओपिनियन किसने दिया था, ये ओपिनियन है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ ने बोला था, याद रखेंगे हम, कि एक जो लॉन्ग पोएम होती है वो शॉर्ट पोएम का कॉम्बिनेशन होती है। इफ़ इन ए बैलेड, अगर एक बैलेड में ए लाइन और स्टैंजा, कोई लाइन या फिर क्या स्टैंजा इज़ रिपीटेड, रिपीट हो जाता है, बट विद एन एडिशन दैट एडवांस द स्टोरी, मतलब वो उसमें इस तरह से ऐड होता है जो स्टोरी को क्या करता है, एडवांस, मतलब आगे बढ़ाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर था ये। इंक्रीमेंट आपको पता है ना, इंक्रीमेंट बोलते हैं उसको, है जो क्या करता है, चीज़ों को एडवांस करता है, मतलब बढ़ाता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ओके, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी। कौन सा वर्क जो है वर्ड्सवर्थ का कहा गया है द फाइन फ्लावर, मतलब बहुत अच्छा फ्लावर, फाइन 18th सेंचुरी का। मीडिएटिव पोइट्री, मीडिएटिव पोइट्री में सबसे अच्छा फ्लावर है वो कौन से वर्क को कहा गया है। तो वर्ड्सवर्थ का जो आपको पता है बहुत ही अच्छा, मतलब मोस्ट पॉपुलर वर्क है टिंटन एबे, उसी को बोला है, याद रखेंगे हम। और टिंटन एबे को बोला गया है, ये तो याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे इसके बारे में, आप टिंटन एबे के बारे में एक पॉइंट और याद रख सकते हो। वर्ड्सवर्थ ने ना डिस्क्राइब किए हैं डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर किस पोएम में डिस्क्राइब किए हैं, तो वो किए हैं टिंटन एबे में। 1798 में आई थी, लास्ट पोएम है ये लिरिकल बैलेड्स की, ऑलरेडी बता चुकी हूँ पॉइंट। ओके, हैगियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन, हैगियोग्राफीज जो हैं वो किस पे लिखी जाती हैं, तो वो लिखी जाती हैं स्टाइल लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट, जो क्रिश्चियन के जो साधु हैं उनके लाइफ पे लिखी जाती हैं हैगियोग्राफी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। हु वाज डिस्क्राइब्ड, किसको डिस्क्राइब किया गया है, पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, 1900 शताब्दी का पोएट्स पोएट कौन कहलाया गया, तो वो किसको कहा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओके, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग, उसकी स्टोरी को रिक्वायर है, जरूरत है किसकी, रोमन्स की और किंग की, राजाओं की। बट ही थिंक्स ओनली वन मैन, लेकिन वो केवल किसके बारे में सोचता है, कॉमन मैन के बारे में। हु रिमार्क इट, किसने रिमार्क दिया है, फॉर विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के लिए। ये रिमार्क है डॉक्टर जॉनसन का। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर, जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले हैं वो सारे मिलके डील करते हैं विद ए पीरियड ऑफ, मतलब कितने टाइम का पीरियड उसमें डील होता है, तो लगभग ऑलमोस्ट 350 ईयर्स उसमें डील करते हैं हिस्ट्री प्ले
जो उसमें मतलब इतिहास है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले में, वो 350 साल का है, ये याद रखना है आपको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर, चूँकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे वर्ड्सवर्थ से कनेक्टेड है, उनके प्रेलूड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ पार्ट है, तो याद रखेंगे हम कि कब आया था ये, कब वो स्टार्ट हुआ था, 1789 में। ओके, हु सेड अबाउट किड्स, किसने किड्स के बारे में कहा? ही इज़ विद शेक्सपियर, वो है किसके साथ है? वो शेक्सपियर के साथ है, ये बोला था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, याद रखेंगे किड्स के बारे में। इमोशन वी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इमोशंस जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब इमोशंस हमारे कब रिकलेक्ट होते हैं? जब हम ट्रैंक्विलिटी में होते हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत वातावरण में। द प्रोफाउंड फिलोसफी, जो ये इतनी डीप फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की, उसको रिजेक्ट कर दिया था। जो फिलोसफी है ये वर्ड्सवर्थ ने दी थी कि इमोशन जो है वो रिकलेक्ट हो जाते हैं जब हम मतलब कहते हैं ना कि जब हम एकांत में होते हैं, शांत वातावरण में होते हैं, तो हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो यही बोला वर्ड्सवर्थ ने, यही फिलोसफी दी है कि इमोशंस रिकलेक्ट होते हैं ट्रैंक्विलिटी में। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया था किसने, ये बताना है। ये रिजेक्ट कर दिया था T.S. इलियट। ओके, ए बैलेड स्टैंजा इज ऑफ, एक बैलेड स्टैंजा कितने लाइन का होता है? 4 लाइन का होता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ केम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विथ, टू हेल एलिगेंस, वो टू द ब्लैकेस्ट डेविल। ये जो स्पीच है वो हैमलेट में आई है, स्पोकन बाय, ये बताना है कि वो किसने बोली है। तो ये स्पीच दी है लियोटीज़ ने। लियोटीज़ कौन था? लियोटीज़ हैमलेट में लियोटीज़ था ओफिलिया का भाई। ओफिलिया हैमलेट की प्रेमिका थी, उसका भाई था लियोटीज़, और लियोटीज़ और ओफिलिया का फादर था पोलोनियस, आपको अच्छे से पता होगा। तो जब उसके फादर की डेथ हो जाती है बाय मिस्टेक, किससे? हैमलेट से, और उसको पता चलता है, तो लियोटीज़ ना थोड़ा लिटिल अनक्लियर होता है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर डेथ, उसकी फादर की डेथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। ये लिखा है ना, हाउ केम ही डेड, कि वो कैसे मर गए। आई विल नॉट बी जगल्ड विद, टू हेल्प, लेकिन फिर क्या होता है? हाँ, बट ही टेक्स इमीडिएट एक्शन, वो तुरंत एक्शन लेता है टू एवेंज हिम, एवेंज मतलब बदला लेने का। वो कहता है टू हेल एलिगेंस, वो टू दैट ब्लैकेस्ट डेविल, क्या करता है वो मतलब शपथ लेता है, क्या करेगा उसको? डेविल को मतलब सजा देगा। हैमलेट में स्पीच किसने बोली है? लियोटीज़ ने बोली है। अब आप समझ गए होंगे कहाँ से है ये। ओके, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, इससे पहले कि कोई लिटरेचर लिख सकता है, विच इज़ द एक्सप्रेशन, जो क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है ऑफ द आइडियल, आदर्श का। ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ, उसे पहले खुद में क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। द आइडियल मैन, आदर्श व्यक्ति को, द लोफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंग्लिको, जो ये फ्रा एंग्लिको है, ये एक इटालियन चित्रकार थे पुनर्जागरण के टाइम पे, तो ये बहुत प्रतिभाशाली थी, इसलिए उन्होंने इससे कंपैरिजन करके बताया कि अगर लिटरेचर लिखना है तो उसे पहले अपने अंदर डेवलप करने चाहिए एक आदर्श व्यक्ति के गुण। किस तरह का आदर्श? जैसे कि फ्रा एंग्लिको। ये किसने बोला है? ये स्टेटमेंट है मिल्टन का। ओके, शेक्सपियर इज़ द पोएट ऑफ इम्पल्स, शेक्सपियर पोएट है किसके? इम्पल्स ऑफ द लव्स। इम्पल्स मतलब जब हम किसी से क्या होते हैं? प्रेशराइज फील करते हैं, किससे? लव के, हेट के, फियर्स, जेलस, एम्बिशन, दैट स्वे मतलब जो बह गए, द मैन ऑफ हिज एज, उस एज के जो व्यक्ति थे उनमें है ना, तो वो इस तरह के पोएट हैं। कौन? शेक्सपियर। इम्पल्स ऑफ द लव, हेट्स, फियर, जेलस और एम्बिशन। लेकिन मिल्टन क्या है? मिल्टन इज़ द पोएट ऑफ स्टीड फास्ट विल, एक दृढ़ संकल्प वाली इच्छा शक्ति के, पर्पज के, हु मूव्स लाइक ए गॉड, जो किसकी तरह मतलब मूव करते हैं? एक गॉड की तरह। एमिड, बीच में, किसके बीच में? फियर एंड होप्स, डर के और उम्मीदों के बीच में। एंड चेंजिंग इम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड,
और क्या करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की, वर्ल्ड का जो ये वो था ना इम्पल्स, लव का, हेट का, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच में कैसे मूव करते हैं, फियर एंड होप, एक उम्मीद की तरह। और रिगार्डिंग दैम, और इन सब चीज़ों को ना, जो ये इम्पल्स ऑफ लव, हेट, फियर, ये सब है ना, इन सबको क्या करते हैं, इनको रिगार्ड करते हैं एक ट्रिवियल मतलब तुच्छ, पैटी इसको बोलते हैं, या फिर मोमेंट्री, क्षणिक थिंग्स दैट कैन नेवर, जो कभी नहीं, स्वर्ग मतलब भटका सकती है, एक ग्रेट सोल, एक ग्रेट सोल को, एक महान आत्मा को, फ्रॉम इट्स कोर्स मतलब उसके रास्ते से, उसके पथ से। ये कमेंट किसका है, ये लॉन्ग का है। इसमें हमारे दोनों राइटर आ गए टीजीटी के, शेक्सपियर भी और मिल्टन भी। शेक्सपियर के बारे में भी बता दिया और मिल्टन के बारे में भी, दोनों को इस तरह से कंपेयर करके बताया है। किसने दिया है स्टेटमेंट, विलियम जे लॉन्ग ने। ओके, he a poet out to himself to be a true poet, that is a composition and pattern of the best and most honorable things। मतलब कहने का है कि वो ही एक सच्ची ट्रू पोएम कहलाई जाएगी। दैट इज ए कंपोजिशन एंड पैटर्न, जिसका जो कंपोजिशन है मतलब निर्माण हुआ है, और पैटर्न है ऑफ द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स सबसे ऑनरेबल थिंग से बनी हुई हो। हु सेड, किसने कहा, मिल्टन ने। सिटी कॉमेडी वाज पॉपुलर, सिटी कॉमेडी पॉपुलर हुई थी ड्यूरिंग विच पीरियड, किस समय पॉपुलर हुई थी, अर्ली 17th सेंचुरी में। ओके, जो सिटी कॉमेडी हैं उनको जाना जाता है किसके नाम से, सिटीजन कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। एक ये ड्रामा की फॉर्म है जो अर्ली 17th सेंचुरी में प्रोड्यूस हुई थी, और जो ऐसी मतलब कॉमेडीज़ हैं वो लंदन में सेट की गई थी, और पोर्ट्रेट द एवरीडे लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास। इसमें जो पोर्ट्रेट हुआ था, जो चित्रण हुआ था, वो क्या हुआ था, एवरीडे लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास की एवरीडे लाइफ पे हुआ। ओके, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन, क्योंकि मिल्टन का जो ह्यूमन है, ही मस्ट नो, जो मिल्टन ने पोर्ट्रे किए हैं मतलब ह्यूमन को, ही मस्ट नो, उसे जानना है चाहिए, द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी मतलब जो मानवता में सबसे बेस्ट है। ये कमेंट किसका है, ये कमेंट है ये विलियम जे लॉन्ग का ही है। हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सबलाइम, जो उसका स्टाइल था अनकॉन्शियसली कैसा था, सबलाइम मतलब एक्सीलेंट था, ग्रेट था, बिकॉज अनकॉन्शियसली, बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली। उसका स्टाइल ना अनकॉन्शियसली मतलब ऑटोमेटिकली ही एक्सीलेंट और ग्रेट था। क्यों था, क्योंकि वह ही लिव्ड, वह रहा है, एंड थॉट, और उसने सोचा है, कॉन्शियसली सोचा है चीज़ों को, सचेत होकर सोचा है, इन ए सबलाइम एटमोसफेयर, एक बहुत ही ग्रेट, सबलाइम मतलब एक ग्रेट एक्सीलेंट एटमोसफेयर में कॉन्शियस होकर सोचा है, कॉन्शियस होकर रहा है वो। ये कमेंट किसने दिया है, ये कमेंट दिया है लॉन्ग ने अबाउट मिल्टन के बारे में। ये मिल्टन को अप्रिशिएट किया है इसने। हाउ स्वीट इज़ डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्ट्स एंड क्रैफ्ट, कितनी स्वीट है जो दैवीय फिलोसफी है, ना ही हार्ट्स है और ना ही क्रैफ्ट है। क्रैफ्ट मतलब जो चीज़ रेंग के चलती है। एज डल फूल्स सपोज, जैसे कि जो नीरस मूर्ख होते हैं वो सपोज करते हैं मतलब मानते हैं, बट स्वीट एज, बल्कि क्या है, स्वीट है, मधुर है, जैसे कि अपोलोज ल्यूट, अपोलो जैसे ल्यूट बजाते हैं, बजाने का है ये ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से है ये बताना है। तो ये है कॉमस की। ओके, कॉमस किसका है, जॉन मिल्टन का। ओके, नेक्स्ट, मैंने एक वीडियो में अपनी कॉमस की पूरी स्टोरी बता रखी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एल एलिग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट, जो एल एलिग्रो है आपको पता होगा, एल एलिग्रो और इल पेंसरोसो, ये क्या मानी जाती हैं, ये एक कंपेनियन पोएम मानी जाती है। ठीक है, ये दोनों लिखी गई थी ऑक्टोस्लेविक कपलेट में, हमें ये भी याद रखना है, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ऑक्टोस्लेविक कपलेट में अगर ये क्वेश्चन आता है कि एल एलिग्रो और एल पेंसरोसो किस में लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी वाज रिटन इन ऑक्टोस्लेविक कपलेट। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा,
एल एलिग्रो आफ्टर वेनिसिंग, वैनिश करने के बाद, मतलब उसको निकालने के बाद, द स्पिरिट, किस स्पिरिट को, ऑफ लोथ मेलनकली, लोथ मतलब घृणा करने वाली, मेलनकली स्पिरिट को निकालने के बाद, उसको निर्वासित करने के बाद, वेलकम सम्मान करता है द गॉडेस ऑफ मर्थ, किसका, खुशी की देवी का। तो उसका नाम बताना है हमें, जो मर्थ की गॉडेस है वो है, उसका नाम है यूफ्रोसाइन, याद रखना है आपको। ओके, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी का। इल पेंसिल में क्या होता है, उसमें बैनिश किया जाता है, किसको डिल्यूट किया जाता है, जॉय को, आनंद को, और वेलकम किया जाता है गॉडेस का, कौन सी गॉडेस का, मेलनकली का। ओके, याद रखना है ना, क्योंकि आपको पता होगा अच्छे से, मैंने बताया था ऑलरेडी। जो एल एलिग्रो है इसका मतलब होता है जॉयस मैन, हैप्पी मैन, और जो इल पेंसिलोसा होता है इसका मतलब क्या है, थॉटफुल मैन, पेंसिव मैन। ओके, और एल एलिग्रो इल पेंसिलोसा के बारे में आपको बता दिया, कंपेनियन पोएम है। और जो इनका टाइटल है, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो और इल पेंसिलोसा आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी, किससे लिया गया है, म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। ओके, वेयर देयर इज़ लेजर फॉर फिक्शन देयर इज़ लिटिल ग्रीव, जहाँ भी क्या है, लेजर फुर्सत है फिक्शन के लिए, देयर इज़ लिटिल ग्रीव, जहाँ मतलब फिक्शन फुर्सत में लिखा गया है, समझ लेते हैं ऐसे, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा दुख है। ये सैमुअल जॉनसन का क्रिटिसिज्म है ऑफ ए फेमस पोएम, एक फेमस पोएम के लिए। तो किस पोएम के बारे में बताया है, ये है जॉन मिल्टन की लिसिडस। अच्छा, जो लिसिडस है ना, आपको पता होगा लिसिडस काफ़ी लेंथी वर्क है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, मतलब बहुत फुर्सत में लिखा गया है, उनके कहने का मतलब है। तो जब वो कोई बहुत लेंथी चीज़ पढ़ते हैं तो वो भी तो एक डल बन जाती है ना, नीरस बन जाती है हमारे लिए। तो उन्होंने यही बोला है इसमें कि जहाँ वेयर देयर इज़ लेजर फॉर फिक्शन, जहाँ पे फुर्सत ही फुर्सत है फिक्शन के लिए, देयर इज़ लिटिल ग्रीफ, वहाँ पे थोड़ा दुख भी है। तो आप याद रखेंगे जॉन मिल्टन का लिसिडस। ओके, आपको इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, 1637 में आया था। और अगर हाँ, आपको एक पॉइंट और याद रख सकते हो इसमें, मिल्टन ने अपने व्यू दिए थे, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोएट्री इन दिस पोम, इस पोएम में दिए थे लिसिडस ने। अगर ये क्वेश्चन आए कि मिल्टन ने अपने व्यू कहाँ दिए थे पोइट्री पे, तो वो दिए थे लिसिडस में। ओके, नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट में बीच करेक्टर नरेट्स, कौन सा करेक्टर नरेट करता है स्टोरी को, ऑफ मेकिंग ए ईव का निर्माण कैसे हुआ था, फ्रॉम ए रिप इन एडम साइड, एडम की रिप से हुआ था ना, आपने स्टोरी तो सुन रखी होगी कि एडम की रिप से ही ईव को बनाया गया था। तो पैराडाइज लॉस्ट में ये कौन सा करेक्टर बताता है, हमें ये बताना है। तो ये ना एडम खुद बताता है कि ये स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव, कि ईव का किस तरह से बनाया गया था। उसकी जो लेफ्ट साइड थी वहीं से उसकी रिप से ईव को बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। अच्छा, अगर ये आ जाए कि एडम ने ये बात किस बुक में बोली है, तो ये भी याद रखेंगे, बुक नंबर 8। और पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक है, ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, इसको रहने देते हैं। ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, जो भगवान की स्पिरिट है, इस अपॉन मी, मतलब मुझ पे है, मतलब कहते हैं ना भगवान का आशीर्वाद मुझ पे है। तो ये लाइन किसकी है, ये मिल्टन की। मिल्टन वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, मिल्टन जो है इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, बाई फ्लेचर की किस चीज़ से वो प्रभावित थे, किस वर्क से, तो क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रम्फ, क्राइस्ट की जीत और ट्रम्प। आपको पता है मिल्टन ने, जॉन मिल्टन लिखा, सॉरी मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, तो उसमें भी क्राइस्ट का वो है। तो कहीं ना कहीं से, जैसे उन्होंने इतना बड़ा एपिक लिखा पैराडाइज लॉस्ट, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होके लिखा। तो अगर ये आए कि कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे वो, पैराडाइज लॉस्ट इससे इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिखा गया, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बस मैं आपको एक कॉमन में बता रही हूँ कि मिल्टन जो है इन्फ्लुएंस थे फ्लेचर के, क्राइस्ट, विक्ट्री और ट्रम्प से। ओके, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर, मिल्टन की कौन सी पोएम आर जॉयस, आनंद देने वाली है।
ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर, वो है हॉर्टन पोएम्स। किसकी बात चल रही है? हॉर्टन पोएम्स की। मैंने मिल्टन पे एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें मिल्टन से रिलेटेड आप बहुत सारे पॉइंट नोट किए गए हैं, तो उसमें मतलब इंक्लूड किए गए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हॉर्टन पीरियड था वो 1632 से लेके 1637 तक था। ओके, और इस समय में उनकी कौन कौन सी पोम आई है, कौन कौन सा वर्क आया है? एल एलिग्रो आया है, इल पेंसिलस आया है, इम्पोर्टेंट वर्क आया है ना, आर्केड्स आया है, कोमस आया है, लिसिडस आया है। तो याद रखना है, जो मिल्टन की पोएम थी वो जॉयस थी, आनंद देने वाली थी। तो किस समय की बात चल रही है? हॉर्टन पोएम्स की। अच्छा, मिल्टन के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है आपको। मिल्टन जो थे वो क्या थे? उनको कहा जाता था कि वो एक बिलीटेड एलिजाबेथन पोएट थे। ओके, बिलीटेड एलिजाबेथन पोएट मिल्टन के लिए बोला जाता है। ओके, थैंक यू।